के सभी दर्शकों और प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए हम अध्ययन करते हैं सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। खिलजी वंश ये जो है बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 7 के इतिहास विषय का एक अध्याय है। सल्तनत का विस्तार खासकर उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है, हाँ, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो बिगनर हैं, प्रारंभिक में हैं, तो वह भी इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं खिलजी वंश। दोस्तों, खिलजी वंश जो है यह 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चलता है। अगर देखा जाए कितने वर्ष तक चला है, तो 1320 में से 1290 को घटा दीजिए भाई, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया 3, तो लगभग 30 वर्ष तक खिलजी वंश का राज्य चला। ठीक है। अब इसका संस्थापक कौन था खिलजी वंश का? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अच्छा, ये खिलजी वंश अगर पूछा जाए खिलजी वंश के पहले कौन सा वंश था, तो आपका आंसर होगा गुलाम वंश। कौन सा वंश का आंसर होगा? गुलाम वंश। यहाँ पे देख लीजिए आप, गुलाम वंश जो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चलता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, और गयासुद्दीन बलबन के पोते को हटा करके जो स्थापित होते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनके बारे में कहा जाता है ये उदार और सहिष्णु शासक थे। ठीक। दंड इनका मानवीय था, अर्थात बहुत कड़ा दंड नहीं देते थे। विद्रोही तुर्क सरदारों को ये संतुष्ट करके शासन चलाते थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अगर वास्तविक नाम की बात किया जाए, तो इनका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज इनका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था भाई। और ये काम क्या करते हैं, ये 1293 में 90 में इन्होंने सत्ता संभाला। 1293 में ये आक्रमण करने जाते हैं देवगिरी पर। देवगिरी पर यह पहला आक्रमण था मुसलमानों का। अर्थात कह सकते हैं हम कि दक्षिण भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण देवगिरी पर होता है। यहाँ के राजा थे रामचंद्र देव, जो यादव के राजा थे रामचंद्र देव। इन्होंने, ये महाराष्ट्र में है देवगिरी, ठीक है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वहां पे आक्रमण करते हैं। दोनों राजाओं में संधि होती है, दोनों लोग मित्र बन जाते हैं। फिर 1296 में, इसके बाद 1296 में खुद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर, अर्थात दिल्ली सल्तनत पर, मंगोलों का तीसरा आक्रमण हो जाता है। मंगोल लोग आक्रमण कर देते हैं, मंगोल आक्रमण कर देते हैं 1296 में। तो इस आक्रमण को रोकने के लिए जलालुद्दीन का एक भतीजा था, भतीजा, जिसको आप ये दामाद भी था इनका, भतीजा और दामाद, और यह रक्षा मंत्री भी था, एक तरह से इक्तादार भी था। इक्तादार था कहाँ का? कड़ा का था। कड़ा एक प्रांत है, उसमें जो दिल्ली सल्तनत पूरा कई प्रांतों में बटा था, उसी एक में एक प्रांत था कड़ा, जो अगर वर्तमान में वह कौशाम्बी में पड़ेगा। कौशाम्बी एक जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो कड़ा का यह जो है इक्तादार था। इसको इन्होंने भेजा कि जाइए और अलाउद्दीन जाइए और मंगोलों को परास्त करिए। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अगर देखा जाए, तो इसका वास्तविक नाम था अली गुरशास्प। अली गुरशास्प, इसका नाम अली गुरशास्प था। ठीक है। मंगोल जब ये जाता है, तो मंगोलों को ये परास्त कर देता है, हरा देता है। मंगोल लोग हार जाते हैं और लगभग 2000 सैनिक मंगोलों के आत्मसमर्पण कर देते हैं और रहने के लिए जगह मांगते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि उदार शासक था, तो इनको रहने के लिए जगह दे देता है दिल्ली में।
जिसका नाम एक जगह बना देता है, एक शहर बना देता है, जिसमें रहने के लिए जगह देता है, जिसका नाम था मुगलपुर। क्या नाम पड़ा? मुगलपुर, क्योंकि मंगोल यहाँ रहते थे। और ये लोग जो 2000 सैनिक थे, ये भी क्या नए नए मुसलमान बन जाते हैं, नवीन मुसलमान बन जाते हैं, मुगलपुर में रहने लगते हैं, सब लोग मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और मुगलपुर में आज उसी का नाम मंगोलपुरी हो गया। दिल्ली में आज जा करके पूछ सकते हैं भाई मंगोलपुरी कहाँ है। ये मंगोलपुरी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे मुगल के सैनिक जो थे, मंगोल के सैनिक थे, 2000 सैनिक वही बसे थे, इसलिए इसका नाम मंगोलपुरी हो गया। ठीक है, 1296 में। तो अब भाई यहाँ पे अली गुरसास का थोड़ा सा हौसला अफजाई होगा, उसका हौसला बढ़ जाएगा, और वह फिर 1296 में ही एक बार बिना बताए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के, बिना दिल्ली इत्तला किए आक्रमण करने चला जाता है फिर से देवगिरी पर। देवगिरी वही जहाँ के राजा थे, कौन? रामचंद्र देव, उनको परास्त कर देता है, और वहाँ का धन, बहुत सारा धन, और वहाँ की राजकुमारी को ले आता है। वहाँ की राजकुमारी को भी ले आता है, धन और राजकुमारी को ले आता है। और जब इस बात की खबर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को होती है, तो ये इस पे नाराज होते हैं, क्योंकि भाई जो उस समय जो भी कहीं पे अटैक करता था, जैसे कड़ा का वो इक़्तिदार था, अगर उसने देवगिरी पे हमला किया है, तो देवगिरी से जो भी धन मिलेगा वह लूट करके कहाँ ले आना है? सुल्तान के पास ले आना है। सुल्तान उसमें से अपना हिस्सा रखेंगे आधा, फिर जाना है कड़ा, फिर जाना है कड़ा, ठीक, यहाँ से होकर के तब कड़ा जाना है। तो उसने ऐसा नहीं किया, वो देवगिरी से सीधा कड़ा चला गया। इस बात से नाराज हो गए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसको सबक सिखाने के लिए चले गए कड़ा में। कड़ा में जाते हैं तो कड़ा में ही ये जो अली गुरसास था, धोखे से इनके हत्या कर देता है और खुद को सुल्तान साबित कर देता है। इसका हमारे पास एक वीडियो क्लिप है जो पद्मावती मूवी से है, आप लोग इसको देखिए। उस वीडियो क्लिप में कैसे यह कड़ा में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या होती है। बड़े अब्बू, आपने अलाउद्दीन चाचा को कारा की जागीर क्या दी, उनके तो तेवर ही बदल गए। आपकी इजाजत के बगैर देवगिरी पे हमला किया और उसे लूट कर यहाँ आने के बजाय सीधा कारा पहुंच गए। इताद बेटे ने सही कहा, अलाउद्दीन न जाने कब आपसे बगावत कर बैठे। मैदान जंग में अलाउद्दीन अपनी तलवार चलाता है बेगम, और हम यहाँ बैठे बैठे सिर्फ अपनी जबान। बड़े अब्बू, हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप उन पर नजर रखिए। हमारी नजर में अलाउद्दीन सिर्फ हमारे खजाने की चाबी है, बस। हम कल ही करा जाते हैं। वो देवगिरी लूट कर आया है, हम उसको लूट कर आते हैं। सुभान अल्लाह, लाजवाब है तुम्हारा हुस्न, जिसने इन लोहे की जंजीरों को भी कीमती बना दिया। फिक्र मत करो, तुम हमारे हरम में बहुत खुश रहोगी जीता है। गुलाम हो तुम, सुल्तान नहीं। देवगिरी की राजकुमारी को तुम क्या खुश रखोगे? वल्लाह, हमारे इतने जुल्म करने के बावजूद भी इतना गुरूर, घायल हो गए हम तुम्हारे। सरदार, आपका मंसूबा कामयाब हुआ। मरहबा। आप चाहते थे कि सुल्तान हिंद कारा आए, और वो आ गए। खिलजियों का पर्चा बुलंद रहे। यकीनन बुलंद रहे। ये अलाउद्दीन सुल्तान हिंद का इस्तेमाल करता है। खुशबाश, खुशबाश। खुशी भी हुई और हैरत भी। आप बगैर इत्तला किए अचानक कारा में कैसे? यही सवाल तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। देवगिरी लूट के सीधे दिल्ली आने के बजाय तुम यहाँ कारा में कैसे? तो क्या सुल्तान हिंद को अब हम पर एतबार नहीं रहा? ये सारा खजाना देवगिरी से लूट कर आप ही के लिए तो लाए हैं। ये पत्थर नायाब है। ये तोहफा हमने खुद को दिया है। वाह
सुभान अल्लाह, इस बेशकीमती याकूत की असली जगह तो सिर्फ और सिर्फ सुल्तान हिंद का ताज है। लेकिन तुम मायूस ना हो अलाउद्दीन, हम भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आए। ये गुलाम खास तौर से तुम्हारे लिए खरीदा गया है। लोमड़ी की खाल में छुपा हुआ एक चीता है ये। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बाल तक ये तुम्हारी खिदमत करेगा। आजमा कर देख लो। नाम क्या है? मालिक गफूर हुजूर। तुम्हारा नहीं, मित्र का। जन्नतुल फिरदौस। क्या कर सकते हो हमारे लिए? सब कुछ। आप कहें तो जान भी दे सकता हूँ। ले सकते हो? जी हुजूर। इन दोनों की जान ले लो। इन दोनों अरे भाई ये दोनों मेरे वजीर हैं। ये मजाक छोड़ो अलाउद्दीन, हम चाहते हैं कि तुम अपनी फौजों का रुख दक्कन की जानिब कुछ ये क्या किया तुमने? आप ही ने कहा था आजमा कर देख लो। चाचा जान, हम आपके तोहफे से बेहद खुश हुए। आप भी मायूस मत हुई, हमारे पास भी आपके लिए एक तोहफा है। इख्तियार, चाचा जान हमारी जान। तो आखिर आपने सल्तनत से बगावत करी ना? इतनी सफाकी से हमारे बड़े अब्बू का कत्ल करने के लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास क्या कहेगा खुसरो? इतिहास इसे वक्त का तकाजा कहेगा। सही फरमाया आपने। इताअत बेटे जान, सल्तनत को नए खून, नई सोच की जरूरत थी जो सरहदें बढ़ा सके, आवाम को खुश रख सके। इसलिए हमने हुकूमत का तख्त पलट दिया। अब मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को शाही एहतमाम के साथ मिट्टी के हवाले कर दिया जाए। तो देखा आपने किस तरह से अलाउद्दीन ने धोखे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी और खुद जो है सुल्तान बन बैठा, सुल्तान हिंद बन गया। वहां से वह दिल्ली आ जाता है। अब जब ये शासन संभालता है तो इसके सामने कुछ चुनौतियां होती हैं। कौन कौन सी चुनौती होती है? पहली चुनौती, दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था थी। शासन में उलेमाओं यानी कि धर्म गुरु, जो धर्म गुरु होते थे, उनका दखल अंदाजी थी। वो शासन, वो अपना पूजा पाठ के में उनको सलाह देना चाहिए, लेकिन वो शासन चलाने में सलाह देते, जो अलाउद्दीन खिलजी को पसंद नहीं था। अमीर तथा सरदार का विद्रोह भी बहुत था और मंगोल आक्रमण होते थे। ये इतनी चुनौतियां थी, ये कैसे इसको हैंडल करता है, हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले
इसने क्या किया, प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव कर दिया। अर्थात अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्मगुरुओं उलेमा का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। कहता था भाई आपका काम है, आप पूजा पाठ या धर्म के मामले में जो राय देनी है दे दीजिए, शासन मुझे मत समझाइए, मैं शासन खुद संभाल लूंगा। अगला इन्होंने काम किया, सैनिक सुधार किया। सैनिक सुधार किस तरह से किए, इन्होंने जो भी सैनिक को रखा वह योग्यता के आधार पर रखा, और योग्यता क्या थी कि उनको घुड़सवारी आनी चाहिए, उनको शस्त्र चलाने आना चाहिए, तब उनको रखा जाता था। और इस प्रकार से उसने बहुत बड़ी सेना इकट्ठा किया, बहुत बड़ी सेना को भर्ती किया। कुल इन्होंने 4,75,000 सैनिकों की भर्ती की, और जो भी सैनिक होते थे उनका एक प्रॉपर हुलिया रखा जाता था कि यह सैनिक कैसा है, उसका ड्रेस कैसा रहेगा, उसकी पहचान क्या होगी, ठीक है। और इन्होंने घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा प्रारंभ की। होता क्या था कि जो एक तरह से देखा जाए तो जो दिल्ली सल्तनत था, अगर उसे हम केंद्र सरकार माने, और जो तमाम प्रांत थे, इक्ता थे, उसको हम राज्य माने, तो जब दिल्ली से समझ लो कि कोई भी सर्वेयर यानी कोई भी सर्वे करने जाता था कि इस प्रांत का, या जैसे कड़ा एक प्रांत है, मान लीजिए कड़ा एक प्रांत था जो कौशाम्बी में था, इस प्रांत का कितना खर्च है साल भर का और कितना ये दिल्ली को दे रहा है, उसका सर्वे होता था। तो ये लोग खर्च ज़्यादा दिखाते थे। जैसे मान लीजिए इन्होंने 20,000 घोड़ा खरीदा, तो दिखाते थे भाई हमने 30,000 घोड़ा खरीदा है, तो 10,000 घोड़े का पैसा ये खुद रख लेते थे, ठीक है। और कैसे रखते थे, जब सर्वेयर आता था तो बगल के एकता से 10,000 घोड़े मांग लिए, और फिर जब सर्वे पूरा हो गया तो उनको दे दिए। तो इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने क्या किया कि घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा प्रारंभ कर दी। जब दाग लग जाता था, मान लो कड़ा का है तो उस पर घोड़े पे लिखा जाता था यक्स दाग के द्वारा, कहीं और किसी प्रांत का है तो उस पर वाई यानी कुछ भी ऐसे लिख देते थे, मोहर लगा देते थे, तो वह घोड़ा फिर दूसरे एकता में नहीं जाता था, वहीं रह जाता था। तो जो घोड़े मांगने की प्रथा थी, जो चोरी करनी, भ्रष्टाचार करने की प्रथा थी, यह समाप्त हो गया हुलिया और दाग प्रथा से। इसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, वो जिससे सैनिक खुश थे। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इसने हत्या की थी, उसका उन्होंने कोई दुख नहीं हुआ, जब पैसा पा गए कोई दुख नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या सुधार किया, कैसे एक घोड़ा पे दाग लगाते थे, इसको देख लीजिए। खूबसूरती से लग जाता है। घोड़ों को इस तरह दागा जाता है। पहले लोग, चलिए अब हम देखते हैं इन्होंने राज्य विस्तार के लिए क्या किया, कैसे गए, कहाँ गए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे पहला अभियान था वह गुजरात था, यानी सुल्तान बनने के बाद गुजरात में वो यह जाता है। कर्णदेव राजपूत शासक थे वहाँ पर गुजरात में, 1299 या 98 में जाता है, ठीक है, और उनको हरा देता है, ठीक। फिर इसके बाद 1303 में ये जाता है चित्तौड़, 1301 में रणथंभौर, ठीक है, मांडू, ऐसे देवगिरी, 1311 में वारंगल। तो ऐसे फिर इसने अलाउद्दीन ने अपने जो सेनापति था मलिक काफूर, जिसको मलिक काफूर के बारे में बता दें तो यह जो है 1,000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर को इसका सेनापति था मलिक काफूर, 1,000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी कहते थे, ठीक। तो ये इनका सैन्य अभियान था, और इस सैन्य अभियान के द्वारा इन्होंने देखिए पूरे भारत में लगभग जो है सत्ता स्थापित कर लिया था। आप इसमें देख रहे होंगे कि कुछ रेड कलर में है ये वाला हिस्सा, और कुछ जो है ग्रीन कलर में, ठीक। तो जो ग्रीन कलर में है वहाँ के राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी,
और जो रेड कलर में वह अलाउद्दीन खुद अपने नियंत्रण में रखता था। ठीक है, वहाँ आधीनता जो स्वीकार के थे राजा वहाँ पर वही थे। ठीक, लेकिन जो समय समय पर उनको धन देते थे दिल्ली जाकर। ठीक है, आगे देखते हैं अमीरों और सरदारों पर इन्होंने कैसे नियंत्रण किया। अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण, कोई भी सामाजिक समारोह अगर आप कर रहे हैं तो पहले आज्ञा लेनी पड़ती थी। जैसे आज आप मान लीजिए कहीं पर धरना देने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं, कोई समाज जो कई लोग वहाँ पर जुट रहे हैं, तो सबसे पहले आप एसडीएम के पास जाएंगे, वहाँ से अनुमति लेंगे। अनुमति मिलेगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे ये लोग भी किए थे कि बिना आज्ञा के कोई सामाजिक समारोह अमीर सरदार नहीं कर सकते। अगर वहाँ इकट्ठा होंगे तो षड्यंत्र रचेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो विद्रोह होने का डर था। और इन्होंने गुप्तचर भी रखा था हर जगह, जो किसी भी षड्यंत्र की जानकारी तुरंत इनको देते थे। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध इन्होंने कैसे किया। देखिए भाई, ये बलबन में ही आपने पढ़ चुका था, गुलाम वंश में गयासुद्दीन बलबन था, उसने क्या किया था, पुराने किलों का मरम्मत करवाया था और नए किलों का निर्माण करवाया था, और इन किलों पर योग्य और कुशल सेना का को रखा था। ठीक है, योग्य और कुशल सेना को रखते थे। तो इस तरह से जैसे बलबन की भांति ही इन्होंने मंगोल आक्रमण का प्रतिरोध किया था। अब ये आप देख सकते हैं मंगोल कहाँ से आए थे। ये जो भारत है, भारत के ऊपर चीन, चीन के ऊपर जो ये रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये पूरा जो है मंगोल थे। इन्होंने कृषि नीति में भी बड़ा बदलाव किया। ठीक है, कृषि नीति में इन्होंने क्या किया, बिस्वा से नापा भूमि को। किससे नापा भाई, बिस्वा से। बिस्वा से लगान लेने के लिए भूमि को नापना जरूरी था, तो इन्होंने एक नया माप का पैमाना बनाया जिसे हम क्या कहेंगे, बिस्वा कहेंगे। और लगान में लोग अनाज लेते थे, जिसके पास जितना बिस्वा खेती थी उतना अनाज लिया जाता था। बाजार नियंत्रण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी दैनिक आवश्यकताओं की चीजें थी उसे उसका मूल्य निश्चित कर दिया गया था, यानी कि उसका आप दाम नहीं बढ़ा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सैनिकों को ये वेतन देते थे फिक्स देते थे, बढ़ाते नहीं। तो महंगाई अगर बढ़ेगी तो सैनिक उतने में गुजारा नहीं कर पाएंगे, तो महंगाई को इन्होंने नियंत्रित करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी। और कि जो भी दैनिक आवश्यकताएं की वस्तु है आप उसका दाम निश्चित रहेगा, उसे कोई बढ़ा नहीं सकता है, भले डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, क्या आमतौर पे क्या होता है, डिमांड और सप्लाई पर दाम बढ़ता है, डिमांड और सप्लाई पर। लेकिन क्या होगा, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने कहा कि भाई जो दैनिक आवश्यकताओं की चीजें हैं उसका मूल्य निश्चित रहेगा, और इस कोई इससे अधिक दाम में बेचा तो उसको सजा मिलेगी। तो इन्हें इनकी निगरानी के लिए इन्होंने क्या रखा था, कर्मचारी नियुक्त किए थे। ठीक है, और उन कर्मचारियों का जो मुखिया होता था उसको ये कहते थे सहना या अधीक्षक। और इसके अलावा इन्होंने गुप्तचर भी रखा था। गुप्तचर, ये गुप्तचर भी रखते थे। गुप्तचर क्या करते थे, जो भी कोई दाम अधिक बेचता था या बाजार में कुछ भी गलत होता था उसकी सूचना ये अलाउद्दीन खिलजी को दे देते थे। एक इन्होंने अच्छा भी काम किया था भाई, जब मान लीजिए कम पैदावार होती थी या फिर अकाल पड़ जाता था, तो ऐसे समय में सरकारी गोदाम से खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा बांटा जाता था लोगों में, फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता था या उचित दाम पर दिया जाता था। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे आप कोटा कहते हो, कोटे पे राशन जो मिलता है, तो इसकी शुरुआत इन्होंने की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। साहित्य व कला का विकास, इनके शासनकाल में साहित्य और कला का विकास भी हुआ। इनके दरबारी जो कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। इन अमीर खुसरो मूल रूप से देखिए उत्तर प्रदेश के थे। कहाँ के थे भाई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कासगंज, कासगंज या एटा स्थित है, कासगंज और एटा के थे। ठीक है,
इनका जन्म यहीं पर हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी दिल्ली। ठीक, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे इनके गुरु। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे कवि थे जो सबसे ज्यादा दिल्ली के सुल्तानों के समकालीन थे। ठीक है। कब से कब तक थे भाई? इन्होंने बलबन के समय ज्वाइन किया था। इनका करियर बहुत लंबा है। बलबन के समय ये ज्वाइन किए थे। ठीक। अब बलबन से लेकर के ये जो है आए थे कहाँ तक? मोहम्मद बिन तुगलक तक, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक तक, तुगलक वंश तक ये चले थे। ठीक है। और इन्होंने खड़ी बोली को आविष्कार किया। सितार और तबला का भी इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है। सितार तबला का आविष्कार किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है, उसका भी इन्होंने आविष्कार किया था। इसके अलावा ये कव्वाली भी गायकी करते थे। इनकी पहेली, दोहा, कव्वाली ये सब बड़ी फेमस है। इन्होंने इनकी एक पहेली है, एक गुड़ी ने यह गुड़ कीना, हरियाली पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकाला लाल। तो बताइए इस पहेली का आंसर क्या हो सकता है? इस पहेली का आंसर है पान। पान आप लोग खाते हैं, हरा होता है, थूकते हैं तो लाल हो जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखा था बड़ी अच्छी। इन्होंने बुक लिखा था खमसा ए खुसरो, खमसा ए खुसरो, खमसा। इसमें इन्होंने कश्मीर के बारे में बताया। कश्मीर के बारे में इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था, पैराडाइज ऑफ अर्थ, धरती का स्वर्ग। और कश्मीर के बारे में इन्होंने कहा था, गर फिरदोस वरु ए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, अर्थात अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। कहाँ पर है? कश्मीर में। इन्होंने अलाउद्दीन को एक टाइटल दिया था, पद दिया था। अलाउद्दीन टाइटल दिया जिसका नाम है सुल्तान जहां, अर्थात विश्व का सुल्तान। यह नाम अलाउद्दीन को अमीर खुसरो ने दिया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो नीचे बैठे हुए हैं ये हैं अमीर खुसरो और ये हैं इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने जो स्थापित कला दिखाया, वास्तुकला में इन्होंने क्या बताया? हौज खास, दिल्ली में इन्होंने हौज खास बनवाया। हौज, हौज का मतलब होता है जलाशय, वाटर टैंक, जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जा सके, जलाशय। जलाशय सैनिकों के लिए था, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए था। लोग इसका उपयोग कर नहाने और घोड़ों को पानी पिलाने में करते थे। इसके अलावा अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा का भी निर्माण किया। अलाई दरवाजा आपको याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जाने के लिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा उन्होंने बनाया जिसका नाम पड़ा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा कुतुब परिसर में, कुतुब मीनार के बगल में। तो अब खिलजी वंश समाप्त हो गया। आप इस चित्र में देख सकते हैं खिलजी वंश में किस किस शासक ने कितने दिन शासन किया। सबसे पहले आए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने लगभग 6 वर्ष तक शासन किया, 1290 से 1296 ईस्वी तक। फिर आए अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। फिर शिहाबुद्दीन उमर जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था 1316 में। ठीक है। और जो अमीर खुसरो के वो जो मलिक काफूर इसका सेनापति था, उसी के संरक्षण में इन्होंने शासन किया। इसके बाद फिर उनका पोता आया, लास्ट में आया नसीरुद्दीन खुसरो खां। इस तरह से हमारा ये खिलजी वंश समाप्त होता है। आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।